नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं JK24/7 न्यूज। आपके साथ मैं हूं कुणाल गोस्वामी। तो महज लोकसभा चुनाव 2024 की मतदान के लिए कुछ ही समय बचे हैं, कुछ ही दिन बचा है, लेकिन इस बीच रणनीतियां बनाई जा रही हैं एक एक करके, चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, एक दूसरे को पटखनी देने के लिए तमाम वो सियासी समीकरण साध रहे हैं जिसके माध्यम से लक्ष्य 2024 को भेदा जाए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि भाई विपक्ष तो एक है लेकिन चुनौतियां अनेक हैं। इसी पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कुछ बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को मात देने के लिए अस्तित्व में आए नए विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी कि इंडिया में शामिल दलों के लिए चुनौतियां बढ़ रही हैं। हालांकि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गठबंधन के भीतर मतभेदों को स्वीकार किया। उन्होंने सभी दलों से आग्रह भी किया कि तमाम दल देश और जनता के लिए अपने मतभेदों को किनारा रख सबसे बड़ी विरोधी बीजेपी से मुकाबला करने के लिए एकजुट होकर आगे भी आए। दरअसल देश लोकसभा चुनाव की ओर बढ़ रहा है और कांग्रेस के साथ ही इंडिया अलायंस के सामने सीट शेयरिंग से लेकर बीजेपी की मजबूत चुनौती से पार पाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। अब गठबंधन को एकजुट करने की भी चुनौती है। ऐसे में कांग्रेस के सामने अब आगे क्या रास्ता क्या है, इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन शुरुआत बड़ी अहम खबर के साथ कर रहे हैं। चुनाव 2024 से जुड़ी बड़ी खबर, जहां पर बीजेपी आरएलडी गठबंधन पर इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। दोपहर बाद किसी भी वक्त गठबंधन का ऐलान होने की संभावना है। इंतजार इस बात का भी है कि जो प्रत्याशी हैं एनडीए की, वो तमाम सीटों पर कल बीती देर रात बहुत लंबा मंथन चला और अब देखना बेहद खास है कि किसी भी वक्त भारतीय जनता पार्टी या एनडीए अलायंस की तरफ से जो सूची जारी होगी उसमें किस किस को इस बार चुनावी समर में उतारा जाएगा। कुछ ही देर में ऐलान। जेपी नड्डा और जयंत चौधरी एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आएंगे। आज बीजेपी की पहली लिस्ट का भी ऐलान नजर आ रहा है। 16 राज्यों की 100 से ज्यादा सीटों पर यह ऐलान होगा। अब सूत्र कह रहे हैं कि बीती रात बीजेपी की चुनाव समिति की महत्वपूर्ण बैठक हुई। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे। लेकिन अब बड़ा स्पष्ट सीधा सवाल उठ रहा है कि आखिरकार तमाम चुनौतियों पर किस तरह से विपक्ष अपने एक एक कदम को आगे बढ़ाने जा रहा है। तरह एक एक करके चुनौतियां सामने आ रही हैं। उसके बाद कई मुद्दे हैं जिसको लेकर हम आज चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इस वक्त चुनौतियां क्या है विपक्ष के सामने, उस पर भी नजर डालते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। पहली बड़ी चुनौती कि सीट शेयरिंग को लेकर जो तकरार है उस पर कब बात संभव होती नजर आएगी और बहुत सुलझता के साथ, सुगमता के साथ इंडिया अलायंस के अंदर तमाम राजनीतिक दल हर क्षेत्र में अपनी प्रभुता और वोट बैंक के आधार पर किस तरह से सीटों का बंटवारा करते हैं। बड़ा सवाल, बड़ी महत्वपूर्ण चीज यह है कि पीएम का फेस गठबंधन के सामने कौन सा होगा। गठबंधन में छोटे दलों की मनमानी धीरे धीरे भी नजर आ रही है, जिसकी वजह से पूरा विपक्ष धीरे धीरे बिखरता जा रहा है। हाल फिलहाल में कई दिग्गज नेताओं से लेकर छोटे कार्यकर्ता तक अपने अपने राजनीतिक दल को छोड़कर बीजेपी के साथ होते नजर आ रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि अब तक 8 पूर्व सीएम ने अपनी पार्टी भी बदल ली है। विपक्षी गठबंधन में बढ़ती अंतरकलह का जीता जागता नवीनतम उदाहरण हिमाचल प्रदेश भी देखा गया, जहां पर एक साथ कई विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। वही स्थिति उत्तर प्रदेश की भी आई, जहां पर कुल 7 से 9 नाम निकलकर सामने आए जिन्होंने क्रॉस वोट करते हुए सपा के बजाय एनडीए के चेहरे को जिताने का काम किया है। तो विपक्ष एक, चुनौतियां अनेक, जहां पर एक एक करके देखना बेहद खास होगा कि आखिरकार कुछ ही लम्हों में भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए गठबंधन की बात की जाए तो वहां से भी पहली सूची नजर आ रही है, जबकि कई राज्य में तमाम राजनीतिक दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। चाहे बात उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की हो, चाहे हम बात कर लें दिल्ली में आम आदमी पार्टी की, या पंजाब में कांग्रेस की, या फिर हम बात करें गुजरात से लेकर हरियाणा तक, कई राजनीतिक दल हैं जो अपनी अपनी सहजता के हिसाब से एक एक करके चेहरों को चुनकर मैदान में उतार रहे हैं। और अब कुछ महत्वपूर्ण सवाल जिससे हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पहला बड़ा महत्वपूर्ण सवाल कि कौन भारी पड़ेगा, ज्ञान या पीडीए। ज्ञान एक नया नया शब्द है जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सामने आया, जिसमें गरीब हैं, युवा हैं, यहां पर अन्नदाता हैं और नारी भी है। जबकि पीडीए की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी की तरफ से नाम सामने आया था, जिसमें पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों को शामिल किया गया।
दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि भाई विपक्षी दलों के बीच मतभेद जो हैं वो कब दूर होंगे। मनभेद भी नजर आता है, मतभेद भी नजर आते हैं, और ये एक बहुत बड़ी चुनौती बन सकती है चुनाव जीतने के लक्ष्य में। इसके अलावा गठबंधन में आगे क्या बढ़ेंगी पार्टियां, क्योंकि विपक्ष में लगातार एक एक करके कई नेता अपनी पार्टी की आस्था को कमजोर बताते हुए अंतरात्मा की आवाज के हिसाब से बीजेपी के साथ होते नजर आ रहे हैं। लिहाजा बड़ा महत्वपूर्ण सवाल यह भी है। इसके अलावा विपक्ष में टूट से कितना असर इस चुनाव पर भी पड़ता हुआ नजर आएगा, और क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार 2024 का चुनाव जीतेगी। बड़ा सवाल है कि हैट्रिक लगेगी। अब की बार 400 पार का जो नारा लेकर यहां पर चला जा रहा है। तो चार बड़े महत्वपूर्ण सवाल जिस पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तीन बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिनसे हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक एक करके आपको उनसे इंट्रोड्यूस करवा दें। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से नेहा शालिनी दुआ हैं, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस पार्टी से अभिमन्यु त्यागी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और समाजवादी पार्टी से अशोक यादव भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, अभिमन्यु जी शुरुआत में आप ही से करूंगा, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती विपक्ष के सामने क्या है? ठीक है, समाजवादी पार्टी से अशोक यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक जी क्या कहेंगे, अब किस तरह से रणनीति आगे बनाई जा रही है 2024 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हाल फिलहाल में समाजवादी पार्टी ने बहुत बड़ा नुकसान भी झेला है। राज्यसभा की सीटों पर जो उम्मीदवार जिताने के लिए एक नहीं लगभग 7 के आसपास जो विधायक थे वो समाजवादी पार्टी छोड़कर अब एनडीए की राह पर चल पड़े हैं। कम से कम एक राज्यसभा सीट गंवा करके ऐसे 7-8 जो हमारे जो आस्तीन के सांप छुपे हुए थे हमारे अंदर, वो लोकसभा चुनाव में इससे ज्यादा डेंट हमें दे सकते थे। तो अच्छा हुआ कि एक राज्यसभा सीट को गंवा करके हमें भविष्य के बड़े नुकसान से हम बच गए। दूसरी बात, इस तरह के लोग जो कर रहे हैं अंतरात्मा की आवाज, तो अपने क्षेत्र की जनता उनको अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर इनको वोट देती, उस जनता की अंतरात्मा का क्या करेंगे? अपनी अंतरात्मा तो इन्होंने बेच डाला, पैसा के आगे और सत्ता के आगे, डर के आगे। खैर वो अलग विषय है। देखिए जो आपने वो तो सर ये कह रहे हैं कि भैया पार्टी लाइन कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, नहीं, लेकिन अशोक जी वो कहते नजर आ रहे हैं कि भैया राम मंदिर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही थी, घुटन महसूस हो रही थी, और विकास को लेकर जो तमाम उनके सपने थे उसको कोई आयाम नहीं मिल रहा था, लिहाजा उन्होंने जो सबसे बेटर ऑप्शन था उसे चुना। नहीं, देखिए राम मंदिर जाने से किसी ने किसी को रोका था क्या? हमारे राष्ट्रपति जी ने तो ऑन एयर कहा कि किसी को राम मंदिर जाने से कोई पार्टी का कोई ऐसा नहीं था कि आपको नहीं जाना, आप जाइए। मनोज पांडे जी ने ये बात कहते हुए नजर आए थे जब आपके खिलाफ क्रॉस वोटिंग की, तब उन्होंने ट्विटर पर बकायदा ये चीज लिखी थी, और यही हाल राकेश प्रताप सिंह का था, राकेश पांडे जी का था, पूजा पाल ने भी ये बात कही थी, विवेक चतुर्वेदी की हम बात कर लें, आशुतोष मौर्य की हम बात कर लें, तमाम विधायक हैं जो एक एक करके आपके कुनबे को छोड़कर गए हैं, सभी ने एक ही चीज कही है। अंतरात्मा की आवाज तो अलग चीज है, लेकिन वो कहते नजर आ रहे हैं कि सही हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा था। देखिए अगर भगवान राम का नाम लेकर के अगर पाप करके वो पाप पुण्य में बदल जाए तो अच्छी बात है। भगवान राम तो कभी नहीं चाहेंगे कि कोई किसी के पीठ में छुरा घोंपे, कोई किसी के साथ गद्दारी करे। अगर इनको इतना अंतरात्मा की आवाज थी, सुनाई दे रही थी, तो अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों से इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? ये लालच और जो है दगाबाजी करने वाले विधायक ये अंतरात्मा की आवाज इनको अब सुनाई दे रही है, जब इनको थैली मिल गई, जब इनको टिकट का आश्वासन मिल गया। अगर दम है इनकी तो उसी दिन जिस दिन इन्होंने वोटिंग किया उसके अगले दिन रिजाइन कर देते अपने अपने विधायक की पद से, तब माना जाता कि हाँ इनकी अंतरात्मा की आवाज थी। ये लोग गद्दार लोग हैं, छोड़िए उनकी बात नहीं करनी, हमें बात करनी है जो इंडिया अलायंस के लेकर के जो आप बात पूछ रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक सीधा स्पष्ट सवाल है अशोक जी, एक सवाल का जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं नेहा जी के पास जाऊंगा। सीधा स्पष्ट सवाल है कि इस वक्त विपक्षी गठबंधन इंडिया के सामने बड़ी चुनौती क्या है? गठबंधन को बनाए रखना, पार्टी को बनाए रखना, विधायकों को समेट कर रखना, या फिर सरकार बचाए रखना? झारखंड से लेकर हिमाचल तक उदाहरण है सर पिछले 1-1.5 महीने के दौरान। देखिए ऐसा है कि इसमें विपक्ष के सामने चुनौती सिर्फ एक बात की है कि किस तरह से हमारे प्रदेश में, खासतौर से उत्तर प्रदेश में जो 60 लाख युवाओं की जो परीक्षा लीक हुई है, पेपर लीक हुआ पुलिस भर्ती का, ये विपक्ष के लिए चुनौती है। जिस तरह से आए दिन हमारे बेरोजगारी के ऊपर लाठियां बरसाई जा रही सरकार के द्वारा, ये हमारे लिए चैलेंज है कि इस तरह का काम करने में जो आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा, ज्ञान, गरीब, युवा और अन्नदाता और नारी,
तो ये 4 वर्गों का जो इन्होंने एक बढ़िया वर्ड बनाया है, तो इन चारों वर्गों का शोषण कब ये रोकेंगे? ये हमारे लिए चुनौती है। हमारे लिए चुनौती नहीं है। हमारे यहाँ तो प्रधानमंत्री पद के एक से एक दावेदार है। आपने कहा ना कि ठीक है, नेहा जी हमारे साथ जुड़ी कौन? हुई है, नेहा शालिनी दुआ जी। नेहा जी, अब कुछ ही समय बचा है, उसके बाद सीटों का बंटवारा भी सामने आने वाला है। कौन कहां से लड़ेगा देखना बेहद तो खास है ही। तमाम जो आपके अलायंस के लीडर हैं उनको भी संतुष्ट करना बहुत बड़ी चुनौती होगी। लेकिन जो बीजेपी की तरफ से एक नया नारा आया, ज्ञान, यानी कि गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, क्या ये ज्ञान पीडीए का सामना कर पाएगा उत्तर प्रदेश में? उन्होंने बोला कि लोगों की अंतरात्मा बिक चुकी। मेरी आवाज ना इको हो रही है, इसे ठीक करवा दीजिए प्लीज। हाँ जी, मैं बात तो कर रही हूँ, ठीक करवा दीजिए क्योंकि बहुत डबल डबल आवाज आ रही है। अब मैं उनकी बात बोलती हूँ, जब वो ऑन मतलब टेलीविजन बैठ के अपने विधायकों को गद्दार और बिकावा ये सब बोलते हैं, तो सोचिए कौन ऐसी पार्टी में रहना चाहेगा? जो है वो भी नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ सारी बातें बिकी हुई नहीं होती। मनोज पांडे जी ने स्पष्ट कहा था कि मेरे प्लीज आप मेरी वॉइस तो ठीक कराइए, दो बार आ रही है तो मेरे से बात नहीं हो रही। हाँ, जब श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा होती है तो वहां जाने से इनकार किया जाता है। वो मना करते हैं कि हम नहीं जाएंगे समाजवादी पार्टी, और समाज यूपी की है और उत्तर प्रदेश में श्री राम का भव्य मंदिर बनता है। कैसे मैं कहती हूँ बदकिस्मत लोग हैं जो लोग यूपी में रहते हुए श्री राम के चरणों में नहीं गए, उनके आस्था ही नहीं थी। इसका मतलब श्री राम के में। दूसरा, स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो इन्हीं की पार्टी के थे, कैसे श्री राम के ऊपर अभद्र टिप्पणियां करते रहते थे। कितनी बार उन्हें श्री रामचरितमानस का इतना गंदी तरह, मतलब मैं वर्ड्स भी नहीं बोल सकती, जो वो बोलते रहते थे, ऑन टेलीविजन बोलते रहते थे। दलित महिलाओं के लिए उल्टा सीधा क्या बोलते थे कि रामचरितमानस में लिखा है। कैसी कैसी बातें इनके यहाँ से निकली हैं समाजवादी पार्टी से, और उसके बावजूद ये लोग कहते हैं कि वो लोग बिके हुए थे। वो लोग बिके हुए नहीं थे, वो सच्चे राम भक्त थे, और वही सच्चे वो लोग हैं जिन्होंने हिंदू धर्म को, वो वाकई में अपने आप को समझते हैं कि हम हिंदू धर्म के बहुत बड़े। प्लीज आप ये आवाज ठीक कर दीजिए। लेकिन सीधा स्पष्ट सवाल ये है ना कि अंतरात्मा की आवाज की बात कहकर सपा से लेकर कांग्रेस सब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास, इस तकनीकी दिक्कत को दूर करेंगे, लेकिन छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद भी चर्चा आगे जारी रहेगी। आप देखते रहे बेहद खास पेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। तो लगातार हम चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं क्योंकि सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि आखिरकार 2024 का चुनाव कौन सा गठबंधन जीतता हुआ नजर आएगा। लेकिन यहां पर अशोक जी सीधा स्पष्ट सवाल है, क्योंकि लोग थोड़े कंफ्यूज भी हैं। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का नारा देते हुए पीडीए की बात अखिलेश यादव जी करते नजर आए थे। कई जगहों पर उन्हें पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के साथ साथ उन्होंने ए को चेंज करते हुए, अल्पसंख्यक को चेंज करते हुए अगड़ा भी जोड़ दिया। तो वैसे में विपक्ष, बीजेपी तो सवाल पूछेगी कि भाई आप पहले डिसाइड कर लीजिए कि आपको कौन किसके साथ रखना है, किसके साथ नहीं रहना है। और साथ ही जो ये ज्ञान नाम का नया फॉर्मूला बीजेपी ने दिया है, क्या पीडीए इस पर भारी पड़ेगा? एक मतलब अल्पसंख्यक भी होगा, एक मतलब अगड़ा भी होगा, एक मतलब आधी आबादी भी होगा। हम लोग किसी को इस पीडीए से एक्सक्लूड नहीं कर रहे हैं, सबको इंक्लूड किए हुए हैं इसमें। और दूसरी बात की जो आप कह रहे हैं कि ज्ञान और ये सब चीजें, ये देखिए जब चुनावी वर्ड हैं जो भारतीय जनता पार्टी टाइम टाइम पे लाती रहती है, लेकिन असल समस्या वास्तव में जो जॉबलेसनेस की है, ये बहुत बड़ी समस्या है। आज अग्निवीर की योजना के माध्यम से जो लाखों करोड़ों युवाओं की नौकरी पे इन्होंने कुठाराघात करने का काम किया है। ये युवाओं की कमर एक तरफ तोड़ रहे हैं, दूसरी तरफ का ना हम युवाओं के लिए योजना ला रहे हैं। ये एक तरफ किसानों के ऊपर आंसू गैसी गोले बरसा रहे हैं, एक तरफ किसानों के ऊपर पैलेट गन चला रहे हैं। और किसान कोई नई बात नहीं कर रहा हो, तो जो आपने वादा किया था उसी वादा को फुलफिल करने की बात कर रहा हो, ऐसा थोड़ी कोई नई बात कर रहा है। आपने 2022 के पहले जो आंदोलन खत्म हुआ था, आपने वादा किया था ये फला फला चीज हम करेंगे, किसान वही करा, जो आपने वादा किया था उसको लागू कर दीजिए। तो किसानों के ऊपर ये अत्याचार कर रहे हैं, पहलवान बेटियों की और शोषक को अपने आप पनाह दिए हुए, संरक्षण दिए हुए कानूनी रूप से। तो ये किसकी बात कर रहे हैं? गरीबों की बात। गरीबों को इन्होंने ऐसा ला दिया कि 5 किलो राशन पे डिपेंडेंसी उनकी हो गई। अब वो 5 किलो राशन न मिले तो उनका घर का चूल्हा न जले, ये गरीबों की हालत हो गई है। तो रही बात ज्ञान का नारा दे देने से,
कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जो वोटर है। नेहा शालिनी जी, सीधा स्पष्ट सवाल समाजवादी पार्टी की तरफ से कि कई ऐसे चुनावी वादे थे 2014 से चले आ रहे हैं, 2024 तक वो सपने सच नहीं होते नजर आए। एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मैटर है, अग्निवीर योजना भी एक बहुत बड़ा विषय है जिसको लेकर विपक्ष लगातार बार बार सवाल उठा रहा है कि भाई क्या हुआ इनका, क्या इनके सकारात्मक नतीजे निकलकर सामने आए। और आज के वक्त में जो पेपर कैंसिल हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, युवाओं पर लाठियां भांजी जा रही हैं, वो नौकरी के लिए राह तलाश रहे हैं, इन तमाम समस्याओं का समाधान कैसे होगा? पीएम मोदी जी ने यह तो कह दिया कि तीसरा टर्म बड़ा होगा, ऐतिहासिक होगा, बड़े फैसले लिए जाएंगे, लेकिन ये तमाम छोटी छोटी समस्याएं हैं, इनका समाधान कब होगा? लीक का भी आपने देखा, विधेयक जो है वो हमने पास करवाया है, और कड़ी से कड़ी सजा इस पे बनाई है। आपने मेरी आवाज का अभी भी नहीं ठीक किया, इको हो रही है, प्लीज इसे ठीक कीजिए। ऐसे फिर मैं इन लोगों को जवाब क्या खाक दे पाऊंगी कि मेरे को अपनी बात 3-4 बार सुनाई दे रही है? नहीं बात होती है ऐसे। आप इसको ठीक करवाइए, फिर भी मैं जवाब दूंगी। मैं इनको ये जवाब देना चाहती हूँ कि अगर आज जनता देख रही कि अगर ये गलती से आ जाते, ये मतलब ये इंडी गठबंधन गलती से आ जाता है इस देश में, तो ये देखिए ना 370 धारा हटती, ना एयर स्ट्राइक होती, ना सर्जिकल स्ट्राइक होती, ना 17 एम्स बनते, और ना राम मंदिर कभी बन पाता, और ना ये कतर से जो हमारे भारतीय फंसे हुए थे उनको कभी यहाँ लेके आते, ना इंफ्रास्ट्रक्चर बनता, ना आज पाकिस्तान की फजीयत होती, ना चाइना आज हमारे आगे झुकता। तो इतनी सारी चीजें जो है ना, अगर ये होते, इनका अलायंस का कोई भी नेता आता, तो कभी ये चीजें नहीं हो पाती। ये जनता देखती है, इसलिए जनता मोदी की गारंटी पे विश्वास करती है। इसलिए जनता को जब भी मोदी जी कोई गारंटी देते हैं तो उस पर विश्वास होता है। आप देखिए आज जम्मू कश्मीर का जो क्या बन गया, क्या मतलब कोई सोच भी नहीं सकता था, वहीं के मिनिस्टर नहीं सोच सकते थे। वहां सीधे से स्पष्ट सवाल है, आप कहते नजर आए कि भाई मोदी की गारंटी पर पूरा भरोसा है, मोदी जी की गारंटी पर बीजेपी को पूरा भरोसा है, लेकिन 400 पार का जो नारा है उसका आधार क्या होगा? जनता ठीक है, आप तो अपना रिपोर्ट कार्ड पिछले 10 साल का लेकर जा रही हैं, लेकिन क्या जरूरत आन पड़ी है जो तमाम विपक्षी दलों के सांसद है, वो नेता हैं, उनको आप शामिल कर रहे हैं? अब तो कांग्रेस मुक्त भारत होते होते कांग्रेस युक्त बीजेपी हो रही है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ यही है, जिनको उनकी विचारधारा पसंद नहीं है उनका स्वागत है। जो देश के साथ खड़े हैं, देश हित के लिए खड़े हैं, वो हमारे साथ आ सकते हैं। जो राम हित के लिए हैं, जो राम में विश्वास रखते हैं, वो हमारे साथ आ सकते हैं। जो अंधविश्वासी हैं, राम में विश्वास नहीं रखते, देश हित में विश्वास नहीं रखते, देश की बढ़ोतरी देखते उनकी आंखों में जलन होती है, दिल में सड़न होती है, उनके लिए हमारी पार्टी में कोई जगह नहीं है। बाकी सबके लिए जगह, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, वो आ सकता है यहाँ पर। अशोक जी, की बातें आपका रिएक्शन? तमाम बातें यहां पर नेहा जी कह चुकी हैं। अब कैसे सर पार, उनका तो 400 पार का टारगेट चल ही रहा है और यूपी में 80 के हिसाब से चल रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य जी कहते नजर आए थे राज्यसभा में वोटिंग के बाद कि 8 से 80 का सफर तय किया जाएगा। समाजवादी पार्टी क्या डिसाइड कर चल रही है? देखिए, अभी नेहा जी जो 17 एम्स की बात कर रही थी, उसमें पता नहीं उन्होंने दरभंगा वाला जोड़ा कि नहीं जोड़ा, तो अब इनका एम्स कैसे बनता है तो सभी लोग देख रहे हैं। इन्होंने कहा ना ये धारा हटती, ना ये होता, ना वो होता, लेकिन इसमें देखिए, अगर ये सरकार नहीं सत्ता में आती तो लोगों को ये पता नहीं चलता कि कैसे बैलेट पेपर की लूट की जाती है, कैसे इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से देश को लूटा जाता है और भारतीय जनता पार्टी खजाना को भरा जाता है, कैसे पीएम केयर फंड बना करके देश को लूटा जाता है। देखिए, अब तक की जो सरकारें थी, वो सरकारों में जो करप्शन होता था, वो करप्शन जैसा दिखता था कि हाँ करप्शन हो रहा है, लेकिन इस सरकार में। मैं आऊंगा तो झारखंड कि धनबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करते हुए अपने ही अंदाज में बताया कि इस बार किस तरह से मोदी की गारंटी पर देशवासियों को भरोसा है। साथ ही साथ उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि भाई जो लूटा है उसे लौटाना पड़ेगा। उन्होंने 7 आदिवासियों को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि